नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पाथफाइंडर पे चल रही हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज में। आज के इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों क्लास 6 ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात होती है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। नाउ इस लेक्चर को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें कि मैं आज के लेक्चर में केवल लैटिट्यूड्स के बारे में बातचीत करूंगा और कल ही आपके सामने लॉन्गिट्यूड्स का लेक्चर भी पेश कर दिया जाएगा, सो दैट कोई भी गैप आपको देखने को ना मिले। आज लैटिट्यूड्स और कल टुमारो आपको लॉन्गिट्यूड्स कवर करवा दिया जाएगा। द रीजन कि मैंने इस दोनों हिस्सों को अलग अलग लेक्चर्स में बांटा है, बिकॉज अगर हम एक ही लेक्चर में कवर करने का प्रयास करते हैं तो वो लेक्चर जो है वो 1 घंटे से भी ज्यादा का बन जाता है, जिसकी वजह से इट बिकम्स वेरी वेरी लेंदी। सो आई डोंट वांट कि वो बहुत लेंदी बने, इसीलिए हमने इसको सेपरेटली रखा है। आज के लेक्चर में हम लोग लैटिट्यूड्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको ब्रीफली बताना चाहूंगा कि लैटिट्यूड्स हो या लॉन्गिट्यूड्स हो, ये दोनों ही इतने ज्यादा रेलिवेंट हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं कि आगे जब हम बढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी में जब हम आगे प्रोसीड करते हैं तो ये बहुत ही बेसिक जानकारी होती है। मतलब इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि लैटिट्यूड्स के बारे में आप लोग जानते हैं, कौन सा लैटिट्यूड कहाँ होता है, पैरेलल्स क्या होते हैं, आपको ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ये होनी जरूरी है। सिमिलरली लॉन्गिट्यूड्स या फिर जिनको मेरिडियंस कहा जाता है, तो इसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होनी सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 की जो बात करी थी, वहां पर हमने केवल सोलर सिस्टम की बात करी थी। हमने ब्रीफली इस चीज के बारे में चर्चा करी थी कि सोलर सिस्टम में कौन से सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, और धरती के बारे में हमने केवल इतनी चीज को समझा था कि धरती में एक तो हमें रोटेशन देखने को मिलती है और एक हमें धरती में रेवोल्यूशन देखने को मिलती है। लेकिन ये बहुत ही बेसिक, हमने ऊपर से एक सुपरफिशियली इस चीज को समझा था। लेकिन आज अब हम लोग प्रॉपरली हमारी धरती में, हमारे ग्लोब के अंदर घुसने वाले हैं। वी विल बी स्पीकिंग टू यू अबाउट लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। ये वाला चैप्टर खत्म करने के बाद इवन जो एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है, वहां पर हम लोग मोशंस ऑफ द अर्थ को डिटेल में समझने वाले हैं कि रोटेशन, रेवोल्यूशन असल में बेसिकली होता कैसे है और इसका इंपैक्ट कैसे होता है, अलग अलग मौसम कैसे आते हैं, दिन रात कैसे होता है, ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग आपको उस लेक्चर में होने वाली है। व्हाट आई बेसिकली वांट टू से इज कि चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 जो ये पहले 3 चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी क्लास 6 के, ये ज्योग्राफी का फाउंडेशन है। अगर आपको ये समझ नहीं आते हैं तो आपको आगे जाकर के दिक्कतें आ सकती हैं, फिर भले वो क्लाइमेटोलॉजी हो, फिर भले वो आपका ओशनोग्राफी क्यों ना हो। जियोमॉर्फोलॉजी में उतना रेलेवेंस इन चीजों का नहीं होता, लेकिन फिर भी ये समझिए कि ज्योग्राफी की फाउंडेशन की तरह काम करते हैं आपका ये वाला पूरा का पूरा जो टॉपिक्स हम लोग आपके सामने फिलहाल कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर में जिन चीजों को मैं कवर करने वाला हूं, सबसे पहले तो हम लोग टिल्ट ऑफ द अर्थ के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार जो ग्लोब होता है वो टिल्टेड क्यों होता है। आपके घर में अगर कोई ग्लोब होगा, या आपने अगर कभी कोई ग्लोब किसी दुकान में देखा होगा, अपने किसी दोस्त के पास देखा होगा, आपने हमेशा ही इस चीज को नोटिस किया होगा कि ग्लोब की एक्सिस हमेशा इस तरीके से होती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखा भी देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है ये। यहां पर आप देखिए कि इसमें भी जो ग्लोब है दोस्तों, ये बेसिकली आपको टेढ़ा देखने को मिल रहा है। सो ये हमेशा ही इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि जो ग्लोब है वो हमेशा ही आपको टिल्टेड देखने को मिल जाता है। नाउ सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि ये टिल्ट ऑफ द अर्थ क्या होता है, क्यों टिल्टेड है और कितना टिल्ट होता है, इस चीज को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द इक्वेटर, द वेरियस अदर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स एंड कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इन इंपॉर्टेंट पैरेलल से पास कर रही हैं। सब्सिक्वेंटली इसका जो दूसरा भाग होगा उसमें मैं लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करूंगा। लॉन्गिट्यूड के साथ टाइम का क्या रिलेशनशिप है, इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। यहां पे थोड़ा समय लगता है, लेकिन उस पार्ट को हम लोग लॉन्गिट्यूड के साथ कवर करेंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की ये वाली चीज कहां से आती है। फाइनली जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसके बारे में चर्चा हम लोग बेसिकली करने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के। दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे भी आप लोग चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ओवर हियर। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि आज से 3 दिन के बाद हमारा जो डेडिकेटेड बैच है, अग्निपथ बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 2024, वो शुरू होने वाला है। ये इसलिए शुरू किया जा रहा है नया बैच, बिकॉज पहले के जो 2 बैचेस हैं उसमें बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया, एंड क्योंकि बहुत सारी और रिक्वेस्ट आ रही थी, इसीलिए नए बैच
का प्रारंभ यहाँ पे आपके लिए किया जा रहा है। ये वाला जो बैच है 3 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि आज से जस्ट 3 दिन के बाद स्टार्ट होगा, जिसमें कि मेरे द्वारा कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इसी बैच में हम लोग अगस्त के महीने में शुरू करेंगे द टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक, जिसमें कि मैं आपके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स हैं साइंस एंड टेक के, इनको दोस्तों कवर करने वाला हूं। अगर आपने बैच में एनरोल नहीं किया है, प्लीज जाइए एनरोल कीजिए एंड मेक श्योर कि आप लोग जो कूपन कोड इस्तेमाल कर रहे हैं वो अनि यूपीएससी इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके और इफेक्टिवली आपको जो ये बैच है वो केवल 8,000 रुपए में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। एक स्पेशल ऑफर है जो कि केवल आज के दिन ही वैलिड है, दैट इज ओनली वैलिड टिल 30th ऑफ जून, जिसमें कि हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल को भी साथ में कंबाइन करके अवेलेबल करवा रहे हैं। दोनों चीजों को अगर आप परचेज करते हैं तो मात्र 14,000 में आपको जो अग्निपथ बैच है और जो ज्योग्राफी ऑप्शनल है ये अवेलेबल करवाया जा रहा है। एंड दोनों का अलग अलग प्राइस 8,000 रुपए है, लेकिन अगर आप कॉम्बो परचेज करते हैं तो आपको 2,000 रुपए की छूट और मिलती है और आप मात्र 14,000 रुपए में इस बैच में आकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है। ऑल राइट, सो वेरी वेरी क्विकली, सबसे पहले तो अगर हम लोग जो ग्लोब, जो नॉर्मली हम लोग ग्लोब देखते हैं, कुछ बेसिक जानकारी जैसे एनसीईआरटी जैसे स्टार्ट करती है वैसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। सो ग्लोब इज नथिंग बट अ स्फेरिकल फिगर। हालांकि हमने पहले समझा हुआ है कि जो धरती होती है दोस्तों, उसको आपको याद होगा हमने कहा था कि ये ऑब्लेट कहा जाता है इसे, और जो धरती की शेप है इसको जियोइड कहा जाता है, लेकिन फॉर सिंपलर पर्पसेस हम लोग इसको स्फेरिकल फिगर का नाम दे देते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ है। तो अगर आप अगेन जो धरती है दोस्तों वो बहुत बड़ी है, आप धरती के एक छोटे से हिस्से में बैठे हुए हैं, ठीक है, और धरती जो बहुत बड़ी है उसका एक मिनिएचर फॉर्म है ग्लोब का। तो ये इवन तो ये वाला ग्लोब जो मेरे पास है फिलहाल ये भी काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी ये भी एक काफी मिनिएचर फॉर्म है। जैसे आपने देखा होगा आजकल प्रोटोटाइप्स बनाए जाते हैं। पहले कोई अगर बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होनी है तो उसके पहले छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है लकड़ी के माध्यम से, या फिर कभी क्ले के माध्यम से, या फिर आजकल कांच के माध्यम से बड़े स्टाइलिश सुंदर दिखने वाले प्रोटोटाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो होता है दैट इज नथिंग बट अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। इसी ग्लोब के ऊपर हमें कंट्रीज, देश, कॉन्टिनेंट, ठीक है, महाद्वीप और उसके बाद महासागर, इनको इनके करेक्ट साइज पे देखने को मिल जाता है, मतलब प्रोपोर्शनली उनको उस हिसाब से बनाया जाता है। अगेन ये वाले ग्लोब पे आप देखिए, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो इस पे जो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, देन हमारा देश भारत है, उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है, तो ये प्रोपोर्शनली बनाया गया है, मतलब कि जो इनका साइज एक दूसरे की तुलना में प्रोपोर्शन में है उस हिसाब से बनाया गया है। ये हमें एक 3 डायमेंशनल व्यू देता है पूरी धरती का, क्योंकि इसमें हमें डिस्टेंसेस, डायरेक्शंस, एरियाज वगैरह अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो इस ग्लोब का है, जो कि बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करता है, वो क्या चीज है, देखिए ध्यान से। अगर आप देखेंगे तो ग्लोब को अगर हम लोग 2 हिस्सों में बांटने का प्रयास करें तो सही तरीका ये होगा, अगर मैं वर्टिकली बात कर रहा हूं, ठीक है, वर्टिकली ग्लोब को अगर हम बांटते तो इस तरीके से होता। उस केस में हम लोग ये कहते कि ये ग्लोब का जो है नॉर्थ पोल है और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये साउथ पोल है, लेकिन ये रियलिटी में ऐसा नहीं। आप इसको ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपली शायद ऐसा होना चाहिए था, हम लोग इस चीज की एक्सपेक्टेशन रखते, लेकिन दोस्तों रियलिटी में असल में ऐसा होता नहीं है, बिकॉज जो रियलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उस केस में क्या है कि जो असल में ग्लोब है वो इस एक्सिस के ऊपर हमें देखने को मिलता है, यानी कि दिस इज योर रियल नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर रियल साउथ पोल, जो कि हमें देखने को मिलती है। ये चीज जो है, जो कि हमें प्रिंसिपल से जो रियलिटी में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसी चीज को हम लोग टिल्ट बोला जाता है। इसी चीज के थ्रू एंड थ्रू एक नीडल है जिसको फिक्स किया जाता है। अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, जिसको कि हम लोग उसकी एक्सिस बोल देते हैं। तो ज्योग्राफी में इसको एक्सिस कहा जाता है, और ये जो आप यहां पर देख पा रहे हैं इसी चीज को दोस्तों टिल्ट कहा जाता है, टिल्ट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, या फिर इसको कभी कभार एक्सियल टिल्ट का भी नाम दिया जाता है। तो आप कैसे भी समझ लीजिए, एक्सियल टिल्ट या टिल्ट ऑफ द अर्थ सभी जो है एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। और ये टिल्ट, ये जो ग्लोब बनाए जाते हैं, ये नीडल को इस तरीके से फिक्स किया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली जो रियलिटी है वो भी ऐसी ही है। अगर आप ऊपर जाकर देखेंगे, ये छोटा सा ग्लोब आपको दिखा रहा हूं, तो ये वैसे तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन अगर आप अंतरिक्ष से देखते हैं हमारी धरती को तो असल में धरती ऐसे है, वो ऐसे नहीं है, वो थोड़ी टिल्टेड है, इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। और ये इसकी रियल टिल्ट है जो कि हमें देखने को मिलता है। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस, इसी को दोस्तों हम लोग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोलते हैं। नाउ अगर आप ग्लोब को मूव भी करेंगे तो वो भी इसी एक्सिस के अराउंड मूव करेगा। किस एक्सिस के? इसी एक्सिस के अराउंड मूव करेगा। ये वाला मेरे पास ग्लोब है,
यहां पे मेरे पास लिबर्टी है कि मैं चाहूं तो इसको ऐसे घुमा सकता हूं, चाहूं तो इसको ऐसे भी घुमा सकता हूं, लेकिन अगेन रियलिटी में ऑब्वियसली धरती की जो रोटेशन की मूवमेंट है वो एक ही दिशा में होती है। याद कीजिए मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ बात करी थी रिगार्डिंग द रोटेशन ऑफ द अर्थ। हमने आपको बताया था कि धरती जो है वो दो तरह के मोशंस करती है, वो एक तो रोटेशन भी कर रही है और एक दोस्तों साथ साथ में रेवोल्यूशन भी कर रही है। ये दोनों मोशंस हमेशा साथ में हो रहे होते हैं कि ये रोटेट भी कर रही है और सन के इर्द गिर्द जो है ये रिवॉल्व भी कर रही होती है। जो रोटेशन करती है, जो तो रेवोल्यूशन करती है, वो तो हम लोग बड़ा क्लियरली जानते हैं कि जो रेवोल्यूशन करती है धरती, वो तो बेसिकली सन के अराउंड इसका रेवोल्यूशन हमें देखने को मिल जाता है। सो द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज ऑब्वियसली अराउंड द सन। लेकिन जो रोटेशन है, ये जो रोटेशन होती है ये अपनी एक्सिस के अराउंड धरती बेसिकली रोटेट करती है। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। हाउएवर अगेन आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नीडल जो कि ग्लोब के अंदर फिक्स करी हुई है, ये केवल एक इमेजिनरी नीडल है। ये तो हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिक्स करी हुई है, क्योंकि इसी बेसिस पे हम लोग आगे जाकर के जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको समझते हैं, और जो अलग अलग सीजन्स आते हैं, जो अलग अलग दिन रात होता है, उनको समझने का प्रयास करते हैं। ये हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए करा है, सो दैट हमें समझ आए, सो दैट जोग्राफर्स को समझ आए। हमें समझ आएगा तभी जाकर के हम लोग आगे बच्चों को समझा पाएंगे। तो ये बेसिकली चीजों को आसान बनाने के लिए किया गया है। इवन जो आगे जाकर के हम लोग इक्वेटर पढ़ेंगे या फिर लैटिट्यूड्स को पढ़ेंगे, ये भी सभी की सभी इमेजिनरी लाइंस ही हैं जो कि आपको धरती पे देखने को मिलती हैं। असल में अगर आप धरती को बाहर से देखेंगे ना तो आपको कोई एक्सिस दिखने वाली है, ना वहां पे नॉर्थ पोल लिखा हुआ है, ना वहां पे साउथ पोल लिखा हुआ है। सेम गोस फॉर इक्वेटर, ना वहां पे इक्वेटर लिखा हुआ है, ना वहां पे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या मकर रेखा वगैरह नाम लिखे हुए हैं। ये तो केवल और केवल हमने जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन चीजों को बनाया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। सो ये चीज यहां पे लिखी भी हुई है, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज अगेन एन इमेजिनरी लाइन। इस चीज को दोस्तों दिखाने के लिए, बल्कि अगर आप देखेंगे तो ये वाली फोटो बड़ा क्लियरली इस चीज को दिखाती है कि ये बेसिकली हमारी क्या थी, ये हमारा प्रिंसिपल था जो कि हमने सोचा था कि शायद धरती ऐसा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, और ये बेसिकली आपकी रियलिटी है। तो ये जो रियलिटी और प्रिंसिपल में जो फर्क है ना, ये दोस्तों 23.5 डिग्री का हमें फर्क देखने को मिलता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको कि हम लोग यहाँ पे टिल्ट ऑफ द अर्थ के नाम से जान जाते हैं। अगेन इसमें एक और चीज मैं अगेन जो बताना चाहूंगा वो यहाँ पर ये भी है। इस फोटो में आप ध्यान से देखिए, हमने वैसे पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि धरती जो है ये वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करती है, और ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि धरती जो है ये दोस्तों वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करती है। ये इस तरीके से इसको डिपिक्ट किया जाता है। कभी भी गलती से इसको ऐसे मत डिपिक्ट कर देना कि आप इसको ऐसे शो कर रहे हैं, दैट विल क्रिएट अ वेरी वेरी रॉन्ग इंप्रेशन, बिकॉज ये गलत है और ये भी गलत है। धरती के जो एग्जैक्ट रोटेशन का तरीका है वो ऑब्वियसली वेस्ट टू ईस्ट है, तो आपको उसको डिपिक्ट भी वैसे ही करना है। आप इस सिंगल इमेज से दिखा सकते हैं कि धरती का एक्सियल टिल्ट 23.5 डिग्री है और धरती इसी एक्सिस के ऊपर वेस्ट टू ईस्ट वाली डायरेक्शन में घूम रही है। नाउ Earth's axis of the rotation is the line along which it spins around itself as it revolves around the sun। देखिए इस लाइन में एक और बड़ी खास बात लिखी हुई है कि ये दोनों के दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। मैंने आपको ये वैसे तो पहले भी दिखा दिया है, विजुलाइज करवा दिया है कि अगेन अगर हम इस वाले ग्लोब में भी देखना चाहें तो इसमें क्या होगा ना, अगर ये धरती घूम रही है, ये घूम ही रही है और ये घूमते घूमते साथ साथ में इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है। ये घूमना इसका बंद नहीं होता है, ये घूमती रहती है, और सेंटर में यू हैव टू अज्यूम कि सन है, तो ये घूमती रहती है इस तरीके से, और ये घूमने के साथ साथ जो है आपका रेवोल्यूशन के साथ साथ इसका रोटेशन का भी जो मोशन है वो चलता रहता है। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो कि नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करती है। अर्थ का जो एक्सियल टिल्ट है ये लगभग 23.5 डिग्री का है, और इसी एक्सियल टिल्ट की वजह से आप ये वाली फोटो को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये आपको प्रॉपरली अभी समझ नहीं आएगा, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली समझ आएगा जब हम मोशंस ऑफ द अर्थ को बात करेंगे, आप इसको और अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो जैसे देखिए दोस्तों, धरती का ये पूरा का पूरा गोला है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको डार्कनेस देखने को मिल रही है, और जो ये वाला पार्ट है इसमें आपको लाइट देखने को मिल रही है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि सन जो है वो धरती से बहुत बड़ा है और धरती काफी छोटी है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो आधा पार्ट है यहाँ पे सन की लाइट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे दिन देखने को मिलता है। लेकिन साथ में ये भी बात इसमें सही आती है कि अगर आप
यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सन का जो डिस्टेंस है धरती से वो बहुत ही ज्यादा दूर है, ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे हमें सन देखने को मिलता है। तो असल में केवल एक ही पॉइंट होता है एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, केवल एक ही पॉइंट होता है धरती पे जहां पे सन जो है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है। बाकी जगहों पर इवन दो अगर सन की किरणें जा रही हैं तो वो एक तरीके से स्लांट होकर के जाती हैं। बाकी जगहों पे अगर सन की किरणें जाती भी हैं तो वो स्लांट होकर जाती हैं। इसमें जो टिल्ट है ये काफी बड़ी भूमिका निभाता है। वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि टिल्ट की वजह से जो सन का सबसे सीधी किरण है वो धरती के कितने एक्सटेंट तक जाती है, ये मैं आपको कल बताऊंगा कि सन जो मिड डे सन जिसको कहा जाता है, यानी कि बिल्कुल जब सन बिल्कुल आपके ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल कभी कभी आपने अगर थिएटर में देखा होगा तो वो किसी इंसान के ऊपर फोकस करने के लिए ऊपर से लाइट निकाली जाती है जो कि बिल्कुल उसी पर्टिकुलर जो एक्टर के ऊपर लाइट आ रही होती है। सो उस चीज को हम लोग मिड डे सन के नाम से बोल सकते हैं कि बिल्कुल जब एक ही पॉइंट पे बिल्कुल टॉप पे लाइट आ रही होती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर मिड डे सन। नाउ ये टिल्ट ही इस चीज को निर्धारित करता है आगे जाकर के कि मिड डे सन धरती के कौन से पॉइंट तक जाते हुए बिल्कुल उसके टॉप तक जा सकता है। ये कैसे निर्धारित होता है ये कल आप विजुलाइज कर पाएंगे, लेकिन आज एक बार जान लीजिए कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, केवल इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर और इन्हीं पॉइंट्स के बीच में, ये जो इसके बीच का पूरा एरिया है, केवल इन्हीं पॉइंट्स के बीच में ही हमें सन हमेशा ओवरहेड देखने को मिल सकता है। बाकी जगह पे हमें सन कभी भी एग्जैक्टली ओवरहेड देखने को नहीं मिलेगा। आई एम एज्यूमिंग कि आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का नाम सुना हुआ है। अगर नहीं सुना हुआ तो अगेन डू नॉट वरी, बिकॉज अभी मैं लेक्चर में उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। एनसीईआरटी में यही होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहां वहां बिखरे होते हैं और उनको हमें इकट्ठा करके एक जगह पे लाना होता है। सो अगर नहीं भी समझ आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज इसको हम लोग इवेंचुअली आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करने ही वाले हैं। बस इतना समझ लीजिए कि इसी एक्सियल टिल्ट की वजह से सन जो है वो डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे, डिफरेंट एंगल्स पे शाइन करता है। इसी टिल्ट की वजह से हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग सीजन्स, और इसको भी हम लोग आगे जाकर के समझने वाले हैं। अब कई बच्चे यहां पर यह भी पूछ लेते हैं कि असल में ये टिल्ट हुआ क्यों है, और इसके पीछे बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं। कोई भी आज तक इस चीज को प्रूव नहीं कर पाया है कि एग्जैक्टली ये टिल्ट हुआ क्यों है। देखिए, धरती चुपचाप अपना ऐसे भी तो घूम सकती थी, धरती चुपचाप अपना ऐसा घूमती रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धरती टेढ़ा होकर घूम रही है, ऐसा टेढ़ा होकर घूम रही है। इसकी जो एक्सिस थी वो ऐसे भी हो सकती थी, राइट, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है। तो वो ऐसा करके ही क्यों घूम रही है, इसके पीछे कुछ हाइपोथेसिस है जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट था जो कि धरती में आकर के जिसका कोलिजन हुआ, जिसकी वजह से धरती अपना जो है वो टेढ़ा हो गई, और जब कोलिजन हुआ तो उसके बाद बहुत सारा डस्ट था, बहुत सारा धरती का मटेरियल था जो कि निकला, जो कि आगे जाकर के धरती का मून बन गया। बट अगेन ये पूरी की पूरी हाइपोथेटिकल चीज है, हम इसके अंदर बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाने वाले हैं। आई होप आपको टिल्ट का बेसिक आइडिया समझ आ चुका होगा कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करती है, और इसी के अलोंग हमारी धरती जो है वो वेस्ट टू ईस्ट वाली डायरेक्शन में घूम रही है। इस चीज के साथ में आपको ये भी ब्रीफली बता दूं कि दोस्तों, जब धरती वेस्ट टू ईस्ट में घूमती है तो ऑब्वियसली जब धरती वेस्ट टू ईस्ट में घूम रही है तो ईस्टर्न साइड पहले वो वाली साइड होंगी जहां पर हमें सनराइज देखने को मिलेगा, है ना। आई होप इस चीज से आपको वो वाली क्लैरिटी भी मिल जाएगी। अगेन जब हम लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ेंगे तो इसका सिग्निफिकेंस हमें समझ आएगा कि सनराइज जो है वो अगर वहां होता है तो बाकी जगह पे जो टाइमिंग है वो कैसे डिटरमाइन होती है। लेकिन ऑब्वियसली सबसे पहले जो धरती का सबसे ईस्टर्न वाला पार्ट होगा वहीं पर हमें सनराइज देखने को मिलेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट द इक्वेटर एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पैरेलल्स। तो इक्वेटर जो है ये अगेन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमने हमारी सहूलियत के लिए बनाई है। दिस इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जिसको कि हम लोग इक्वेटर का नाम दे देते हैं। दोस्तों, ये वाली जो इमेजिनरी लाइन है इसको इस तरीके से बनाया गया है कि धरती को दो हिस्सों में बांट दिया गया है वर्टिकली। जैसे धरती अगर आपका पूरा का पूरा ग्लोब था तो इसको इस तरीके से बनाया गया है कि धरती जो है वो दो हिस्सों में बंट चुकी है। नॉर्दर्न हाफ को कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हाफ को दोस्तों कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। फिर से सुन लीजिए, ये यहां पर बीच में इक्वेटर आ जाता है। नॉर्दर्न हाफ को कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हाफ को कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। ये दोनों ही एग्जैक्टली इक्वल भाग हैं, दे आर इक्वल हाफ्स। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अगेन मैंने बताया कि हमने हमारी सहूलियत के लिए बनाया है। जो इक्वेटर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी जगह के लिए, जैसे मान लीजिए आज मैं बात करता हूं
कि हम बात करते हैं कि कोई भी दो शहरों के बीच में जब डिस्टेंस को नापा जाता है, आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा ही ये बड़ा एक सिंपल सा रूल है कि वो दोनों शहरों के बस स्टैंड्स के बीच में, जो बस स्टैंड्स होते हैं उनके बीच में बेसिकली डिस्टेंस को नापा जाता है। बिकॉज अगर मान लीजिए, अगर आज मैं कहूं कि दिल्ली और लेट से मेरठ के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, तो दिल्ली बहुत बड़ा है, मेरठ काफी बड़ा है। अगर हम ऐसे रैंडमली किसी भी दो जगह का डिस्टेंस ले लेंगे और कोई और इंसान किसी और दो जगह का डिस्टेंस नाप लेगा तो उसका आंसर अलग अलग हो सकता है। इसीलिए रेफरेंस का होना बहुत जरूरी है। दिल्ली का भी जो आईएसबीटी होगा, सिमिलरली मेरठ का भी कुछ ना कुछ आईएसबीटी होगा, उन दोनों के बीच में डिस्टेंसेस को नापा जाएगा एंड वही आपका एग्जैक्ट डिस्टेंस माना जाएगा, जो कि दिल्ली और मेरठ के बीच का डिस्टेंस यहां पर कंसिडर किया जाएगा। तो आपने रेफरेंस लिया है, जो आईएसबीटी है वो एक तरीके से रेफरेंस है। सिमिलरली इक्वेटर हमारी पूरी धरती के लिए एक रेफरेंस बन जाता है, जिससे कि आगे जाकर के हम लोग बाकी लैटिट्यूड्स को समझने का प्रयास करते हैं। ये आप यहां पे देख पाएंगे, दिस इज योर इक्वेटर इस तरीके से। और इसको आप अगर विजुअलाइज भी करना चाहते हैं तो क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए धरती है, तो इक्वेटर ऐसे पूरी धरती के ऊपर ऐसे इमेजिनरी लाइन बनी हुई है, जो कि ये पूरा का पूरा धरती को पूरे चारों साइड से, चारों मतलब इसका पूरा सर्कुलर साइड से यहां पे इस तरीके से इसको दोस्तों ड्रॉ किया हुआ है। यहां पर भी आप देख पाएंगे ये वाली फोटो में किस तरीके से इक्वेटर बना हुआ है। तो ये यहां पर ऐसा इक्वेटर यहां पर है और ये पीछे भी इक्वेटर बना हुआ है। नाउ यहां पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू द टिल्ट। प्लीज डोंट थिंक, अब यहां पर आप क्या सोचेंगे कि अगर धरती, देखिए ये आपका रियल में नॉर्थ पोल था, ये आपका रियल में साउथ पोल था, तो इक्वेटर जो है ना वो असल में ये वाला है ना। इक्वेटर जो है वो असल में ये वाला है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमने यहां पे इक्वेटर बनाना है तो इक्वेटर ये वाला है। इक्वेटर कभी भी गलती से ये ना बोल देना कि इक्वेटर ये वाला है ना, वो टिल्ट के हिसाब से। अब धरती हमें मालूम है कि टिल्टेड है, लेकिन हम उसको सीधा करके ही पढ़ेंगे। वो टिल्ट के हिसाब, सारा का सारा जो अंडरस्टैंडिंग होने वाला है वो इसी तरीके से होने वाला है, तभी जाकर के इट वुड मेक सेंस। अदरवाइज चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। नाउ यहां पर आप समझ गए, तो यहां पर आपका ये दोस्तों नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस वाली फिगर में देख लीजिए, ये नॉर्थ पोल है एंड ये ऑब्वियसली साउथ पोल है। इसको हमने जोड़ दिया, ये आपका एक्सिस बन गया और ये आपका यहां पर इक्वेटर बन गया है। तो दोनों ऊपर और नीचे के गोलार्धों को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं। जो इक्वेटर है इसको सबसे बड़ा सर्कल कहा जाता है धरती के ऊपर। इट इज कॉल्ड एज द लार्जेस्ट सर्कल बिकॉज ऑब्वियसली यहां पर अगर आप एक ग्लोब को देखेंगे तो यहां पर सबसे बड़ा सर्कल यहीं पे बनेगा, बिकॉज यहां पर आपका जो डायमीटर है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। नाउ ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है और इनको डिग्रीज में मेजर किया जाता है। इसी चीज को आगे देख लीजिए, अगर मान लीजिए मैं यहां पर इस फोटो में नहीं, हाँ इसी फोटो में अगर मैं कहूं कि इक्वेटर के ऊपर और भी लाइंस बनेगी तो ये भी आपका लैटिट्यूड है, ये भी आपका लैटिट्यूड है, ये भी लैटिट्यूड है, ये भी लैटिट्यूड है, ये भी लैटिट्यूड है और ये भी लैटिट्यूड है। सिमिलरली दोस्तों अगर आप नीचे आते जाएंगे तो नीचे भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी, ये भी लैटिट्यूड है, ये भी लैटिट्यूड है, ये भी है, ये भी है और ये भी है और ये भी है। बस फर्क केवल इतना है कि जो डिग्रीज आप यहां पे लिखेंगे उनके आगे आपको नॉर्थ लिखना होगा, जो डिग्रीज आप यहां पे लिखेंगे उनके आगे आपको साउथ लिखना होगा। ये सारे के सारे जो ऊपर आप लाइंस बना रहे हैं इन्हीं को पैरेलल्स कहा जाता है, इन्हीं को लैटिट्यूड्स कहा जाता है, इन्हीं को पैरेलल्स कहा जाता है और इन्हीं को लैटिट्यूड्स कहा जाता है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वेटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट सर्कल है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे और धरती के ऊपर सर्कल को बनाने की कोशिश करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर वाला सर्कल थोड़ा छोटा होगा, ये वाला सर्कल थोड़ा और छोटा होगा। आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन, आपको थोड़ा क्लियरली नजर आएगा। यहाँ पे और ऊपर जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, यहाँ पर और ऊपर जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, यहाँ पर जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा। इसको अगर आप बड़े वाले ग्लोब से विजुअलाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये इस तरीके से है, मैंने इसको सीधा कर दिया है, ये वाली एक्सिस को सीधा कर दिया है। अगर मैं यहां पर सर्कल्स को बनाने का प्रयास करूंगा तो जो सर्कल यहां पे बनेगा वो ऑब्वियसली बड़ा होगा। मैं ऊपर आऊंगा तो सर्कल पूरी धरती पे ही सर्कल बनने वाला है। अगर मैं बिल्कुल यहां से शुरू करूंगा तो आपका सर्कल जो है वो सबसे बड़ा बनेगा, ऊपर जाऊंगा तो सर्कल छोटा बनेगा और ऊपर जाऊंगा तो सर्कल छोटा बनेगा। यानी कि हमने इस चीज को भी समझ लिया कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से नॉर्थ पोल और सिमिलरली साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो जो सर्कल्स हैं वो भी आपके स्मॉलर होते जाते हैं। यानी कि फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स आपके जो सर्कल्स हैं वो स्मॉलर होते जाते हैं। और सेकंड हमने ये भी देखा कि ये वाली जो चीजें हैं इनको पैरेलल्स कहा जाता है, यानी कि एक दूसरे के साथ ये कभी भी आपस में कोलाइड नहीं करेंगी। बिकॉज समानांतर रेखाओं की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि ये कभी भी कोलाइड नहीं करती, आप इसको ड्रॉ करते जाइए। सो इक्वेटर जो है
सेकंड लाइन को एक्सप्लेन करूंगा, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, ये कैसे मेजर होते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। इक्वेटर बेसिकली रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये अगेन हमने रेफरेंस लिया है तो इसको 0 डिग्री माना जाता है, क्योंकि किसी ना किसी को रेफरेंस लेना पड़ेगा तभी बाकी लैटिट्यूड को समझ पाएंगे। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री। ओके, इसको समझने का हम लोग बहुत सिंपल तरीके से प्रयास करते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं एक लैटिट्यूड है, कोई भी एक लैटिट्यूड है, इसका एंगल हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये वाला जो कोई भी एक लैटिट्यूड है, इसका एंगल निकलेगा बेसिकली सेंटर से, यहां से सेंटर से अगर आप इसका एंगल निकलेगा तो इसको इस तरीके से आप एंगल निकाल पाएंगे, तो ये वाला जो है ये इसका एंगल बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि मुझे इस चीज का एंगल निकालना है जो कि और ऊपर चला गया, तो इसका अगर हम एंगल निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आपका एंगल यहां से निकलेगा, वो आपका ये वाला बड़ा एंगल निकलेगा। थोड़ा ज्योमेट्री वाला फंडा मैंने आपको बताया है, इसको आप देख लीजिए, जूम इन करके दिखा देता हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये जो नीचे वाला ब्लैक वाला एंगल है ये ऑब्वियसली छोटा होगा, जो रेड वाला एंगल है ये ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपका एंगल बढ़ता जाता है और वैसे वैसे लैटिट्यूड्स आपके बढ़ते जाते हैं। तो इसको अगर आप ये देखिए, यही आपकी बेस लाइन है, इक्वेटर को आपने बेस लाइन माना है और इसको आपने 0 डिग्री माना है। तो ये वाला अगर ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले को मान लीजिए कि ये शायद 30 डिग्री है, तो रेड वाला ऑब्वियसली 30 डिग्री से बड़ा होगा, मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है। सिमिलरली अगर आप पोल के एंगल को मेजर करना चाहेंगे, ये वाला जो पोल का एंगल है तो ऐसे मेजर कर लेंगे और ये सीधा सीधा आपका 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, आप यहां पर भी देख सकते हैं, जब मैंने टेढ़ी वाली धरती में भी आपको एक इमेज के थ्रू दिखाने का प्रयास किया है, ये आपका दोस्तों अगर इक्वेटर है, ये यहां पर आपको गोल दिखेगा बिकॉज यहां पर हमने 3D में इसको लिया है, लेकिन ये वाली जो इमेज है ये ऑब्वियसली हमने 2D में ली है, हमने उस ग्लोब को एक तरीके से चिपका दिया है। ठीक है, तो ये जब ये 3D में हमने इमेज लिया है और ये इस तरीके से आपकी बनी हुई है बीच वाली लाइन जो नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करती है, तो यहां पर आप इस चीज का एंगल लेंगे तो ये 20 डिग्री है, यहां पर आप इस चीज का एंगल लेंगे तो ये 40 डिग्री है, यहां पर आप इस चीज का एंगल लेंगे तो ये 60 डिग्री है, और ऑब्वियसली फिर आप जब इस चीज का एंगल लेंगे यहां पर तो आपको 80 डिग्री का एंगल मिलेगा। ऐसे ऐसे आप ऊपर जाते रहते हैं। सिमिलरली अगर आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको 20 डिग्री और उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहां पर भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो यहां पर आप नीचे आ जाएंगे और ऐसा करेंगे तो और नीचे आ जाएंगे, तो यहां पर नीचे वाले एंगल्स हमें देखने को मिलते रहते हैं। दिस इज द वेरी वेरी सिंपल वे जिससे कि हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के एंगल्स को मेजर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड सिंपली मार्क्स द साउथ पोल। इनफैक्ट ये वाले जो पैरेलल्स हैं, अब देखिए पैरेलल्स तो कोई भी हो सकता है, एंगल तो बहुत सारे आएंगे, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में 90 एंगल ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हर एंगल आएगा, लेकिन हमें सभी के सभी यहां पे याद नहीं करने हैं दोस्तों। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंट होते हैं, जिनका जिक्र बार बार किया जाता है। जिसमें इंपॉर्टेंट पैरेलल्स में क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे आएगा, ये 23.5 डिग्री पे आएगा। ये 23.5 क्यों है? वेरी सिंपल आंसर, वन वर्ड आंसर, क्योंकि टिल्ट ऑफ द अर्थ 23.5 है। अब इसको यहां पे इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है ये फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ आएगा, नेक्स्ट पार्ट में समझ आएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये भी 23.5 डिग्री साउथ पे है, ये भी आप यहां पे देख सकते हैं। सिमिलरली जो आर्कटिक सर्कल है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ पे रखा गया है। अगेन इसको 66.5 पे ही क्यों रखा गया है, क्योंकि 90 माइनस 23.5 ये दोस्तों 66.5 होता है। सिमिलरली अंटार्कटिक सर्कल 66.5 साउथ पे रखा गया है, जिसको कि आप यहां पे देख पाएंगे। तो ये वाले भी आपके इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। केवल ये 5 लैटिट्यूड्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये 4 हो गए और 5वां ऑब्वियसली हमारा इक्वेटर हो गया जो कि सेंटर में आता है। इनकी रेलेवेंस आपको धीरे धीरे समझ आएगी, बिकॉज जब हम लोग सीजन्स को पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, तब आप इन चीजों के साथ और भी अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ये वाली फोटो को देख लीजिए, ये दोस्तों इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आर्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और अंटार्कटिक सर्कल है। और जो ये एंगल्स यहाँ पे अगेन मैं बोल रहा हूं, जो एंगल्स लिए गए हैं ये बेसिकली लिए गए हैं कीपिंग इन द माइंड टिल्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहां पर अगेन आप देख पाएंगे ये आपका सबसे बड़ा सर्कल है इक्वेटर। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो सर्कल्स छोटे होते जाते हैं, ऊपर जाएंगे सर्कल्स छोटे होते जाते हैं, नीचे आएंगे तब भी सर्कल्स छोटे हो रहे हैं, और नीचे आएंगे यहां पर भी आपको सर्कल्स छोटे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये है पैरेलल्स। अच्छा, इसमें कभी कभार क्या होता है कि कुछ कुछ और पैरेलल्स भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे यूपीएससी में 2 दफा सवाल आ चुका है कि 10 डिग्री पैरेलल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो 10 डिग्री नॉर्थ का पैरेलल है वो असल में एक ऐसा लैटिट्यूड है जो कि दोस्तों हमारा जो अंडमान और निकोबार का आइलैंड है ना, उसको 2 हिस्सों में बांटता है। मतलब कि ऊपर अंडमान चला जाता है, नीचे निकोबार आ जाता है।
तो इसीलिए वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे धरती पे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं जो कि अपनी अपनी कंट्रीज के हिसाब से कुछ कुछ कंट्रीज ने उनकी इंपॉर्टेंस को बना लिया है कि अच्छा ये इस चीज को डिवाइड कर रहा है तो ऐसे है। जैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाला एक पैरेलल है, जैसे अमेरिका और कनाडा को डिवाइड करने वाला एक पैरेलल है। तो इस तरीके से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स दुनिया में बन जाते हैं। वो टाइम टू टाइम जो जैसे जैसे आप एनकाउंटर करते जाएंगे उनका प्लीज ध्यान रखते जाइए। बट द इंपॉर्टेंट मैसेज टू लर्न ओवर हियर इज कि अगर कभी भी पैरेलल पढ़ते हैं वर्ड, इसका मतलब कि लैटिट्यूड की बात हो रही है। नाउ यहां से सवाल कैसे बनते हैं, तो सवाल बेसिकली ऐसे बनते हैं कि ये आपकी धरती थी, यहां पर तो देखिए हमने देख लिया कि ये आपका इक्वेटर था। तो यहां पर सवाल ऐसे बनते हैं कि असल में इस धरती को ना दोस्तों आपने ओपन अप कर देना है ऐसे, ये आपका गोला था, आपने इसको ओपन अप कर देना है ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा खुलकर। और जब ये खुलकर बन जाता है तो कुछ इस तरीके से हमें 2D में देखने को मिलता है। सवाल ऐसे आते हैं कि इक्वेटर की जो लाइन है इससे कौन सी कंट्रीज पास होती हैं। तो ये पूरी की पूरी लाइन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसका निमोनिक अगर आप बना सकते हैं, कोई याद करने का ट्रिक बना सकते हैं तो वेरी गुड। इनफैक्ट हमारे साथ भी शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, हम भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि इसमें से अगर सवाल आते हैं तो बहुत दुख होता है कि बड़ा सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था और हमने उसको जो है ध्यान से नहीं पढ़ा। तो ये कोलंबिया इक्वेडोर है, उसके बाद अफ्रीकन कंट्री साओ टोम प्रिंसिप, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, गबोन, ब्राजील इधर भी आती है, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन केन्या, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती। ये सारी कंट्रीज हैं जो कि इस इक्वेटर वाले इंपॉर्टेंट पैरेलल के थ्रू पास होती हैं। सिमिलरली वो कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पास होती हैं, तो यहाँ पे मेक्सिको आ जाता है, देन उसके बाद बहामास है, देन बहुत सारी कंट्रीज अफ्रीका की हैं, यहाँ पे देखिए माली, नाइजर, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, देन यहाँ पे सऊदी अरेबिया, उसके बाद हमारा भारत भी है, देन चाइना, बांग्लादेश भी देखने को मिल जाती हैं। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेके देखें तो ये भी सवाल पूछा जा चुका है कई बार कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है इंडिया से पास होता है, इंडिया की कौन सी स्टेट्स से पास होता है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सिमिलरली वो कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाई करती हैं, तो अगेन ब्राजील है, अर्जेंटीना है, पैरागुए है, चिले है, उसके बाद बोट्सवाना है, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, देन मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है एंड ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाता है। तो ये आपको याद होने इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन चीजों में से सवालों को पूछा जा चुका है। सिमिलरली आर्कटिक सर्कल के थ्रू कौन सी कंट्रीज, मतलब कि जो 66.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो पार्ट है वहां से कौन सी कंट्रीज है, इसको दिखाया कैसे गया है, इसको दोस्तों टॉप व्यू दिखाया गया है। मतलब कि ये अगर आपकी धरती है ना, इसको ऐसे आप देखेंगे तो यहां से जो टॉप व्यू बनता है वहां से आपको समझ आएगा कि कौन सी कंट्रीज हैं। सो इसमें आप देखेंगे तो कनाडा आएगा, उसके बाद ग्रीनलैंड आएगा जो कि डेनमार्क के पास है, देन उसके बाद आइसलैंड, देन नॉर्वे, देन स्वीडन, देन फिनलैंड, देन यहाँ पे रशिया आता है। यूएसए का एक टेरिटरी जो कि अलास्का आता है वो भी यहीं पर आता है। इसको आप यहां पर समझ पाएंगे, ये देखिए ये वाले मैप में, ये आपका आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, ये आपका आर्कटिक सर्कल है। अब आप सोचेंगे कि यूएसए तो काफी नीचे है, ये वाला पार्ट यूएसए का है, लेकिन दोस्तों यहां पर एक टेरिटरी है अलास्का के नाम से जो कि अगेन यूएसए के हिस्से में आती है, तो यूएसए भी यहां पे आर्कटिक सर्कल में फॉल हो जाता है। ये वाली कुछ कंट्रीज हैं जो कि आर्कटिक सर्कल में फॉल करती हैं। सिमिलरली अंटार्कटिक सर्कल में कोई कंट्री नहीं आती, ये आपका अंटार्कटिक सर्कल का गोला है जो कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। इसमें केवल अंटार्कटिका का एक कॉन्टिनेंट ही आता है। इसमें दावेदार तो बहुत हैं, न्यूजीलैंड बोलता है कुछ मेरा है, फ्रांस बोलता है कुछ मेरा है, उसके बाद यूके ऑब्वियसली बोलेगा कुछ मेरा है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे उन दावों को आज तक कभी प्रूव नहीं किया गया है। तो ये मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि इसमें केवल अंटार्कटिका ही आता है। सो इस तरीके से आपके ये बहुत सारे जो कंट्रीज हैं इनको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन चीजों में से सवालों को पूछा गया है। यहीं से सवाल बनते हैं जब भी लैटिट्यूड्स को लेकर सवाल बनते हैं। बाकी बहुत ही बेसिक है कि लैटिट्यूड जो है वो अलग अलग पैरेलल्स होते हैं। आई होप वो चीज आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। नाउ एक लास्ट पार्ट जो कि लैटिट्यूड्स में हमें समझना जरूरी है, वो भी इसलिए बिकॉज एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है, बट एज आई टोल्ड यू कि इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी तब हो पाएगी जब आप एक बार समझ जाएंगे जो मिड डे सन की जो पोजिशन होती है उसको समझ जाएंगे। अभी तक मैंने आपको सिंपली बताया था पहले की जो मिड डे सन है वो कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ओवरहेड नहीं जाता। मतलब कि ओवरहेड जो है वो केवल इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू होकर जाता है, वो इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के नीचे कभी भी ओवरहेड होकर नहीं आता है। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। यहां पर क्योंकि मिड डे सन एटलीस्ट वंस अ ईयर किसी ना किसी पॉइंट पे ओवरहेड रहता है, तो इसकी वजह से जो ये पूरा का पूरा जोन है ना, इसको टॉरिड जोन कहा जाता है बिकॉज यहाँ पे गर्मी बहुत होती है और मैक्सिमम हीट ये वाला एरिया रिसीव करता है। सिमिलरली इस वाले एरिया के ऊपर अगर आप चले जाएंगे, ठीक है,
23 से लेकर के 66 के बीच के एरिया को, इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। इन इलाकों में मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और यहाँ पे टेम्परेचर्स मॉडरेट होते हैं। इनको दोस्तों टेम्परेट जोन्स कहा जाता है। एंड फाइनली जो आपके ये वाले इलाके हैं जो कि अगेन 66 के भी ऊपर है, 90 डिग्री तक चले जाते हैं, एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दे आर वेरी कोल्ड बिकॉज सन्स रेज हमेशा ही स्लांटिंग पड़ती हैं, कभी भी ओवरहेड नहीं आएगा, और स्लांटिंग पड़ने के बाद इतना कम उनका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है कि हीट बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको मालूम होगा कि ये इलाके बहुत ठंडे होते हैं, तो इनको फ्रिजिड जोन का नाम दिया गया है। अगेन आपको ओवरहेड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन डू नॉट वरी बिकॉज वो आपको नेक्स्ट लेक्चर जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मोशंस ऑफ द अर्थ की बात करेंगे, तब वो वाली पूरी की पूरी क्लैरिटी बेसिकली मिल जाएगी। तो अभी ये देख लीजिए कि ये यहां पर इसको दिखाया गया है कि ये डायरेक्ट सनलाइट जो है ये केवल यहीं तक जाती है और ये इन्हीं एरियाज तक डायरेक्ट सनलाइट जाती है। उसके बाद एंगल जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो यहां पर एंगल कम है, यहां पर बहुत कम है, यहां पर एंगल कम है और यहां पर बहुत कम है। हमें केवल और केवल एक बार के लिए क्या समझना है कि ये जो आपके अलग अलग जोन्स बने हुए हैं, इनके नाम क्या हैं और ये लैटिट्यूड्स के हिसाब से किस तरीके से बने हुए हैं, इतना ही एक बार के लिए फिलहाल समझना है। सो आज के लेक्चर को यहां पे समाप्त करेंगे। कल वाले पार्ट में हम लोग समझेंगे अबाउट द अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जिसमें कि हम लोग ये भी समझेंगे कि टाइम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो प्लीज एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कूपन कोड अनी यूपीएससी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने आपको बताया कि मैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से ज्योग्राफी के सेशंस को शुरू करने वाला हूं स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd of जुलाई। जियोमॉर्फोलॉजी की शुरुआत आपके सामने होने वाली है। बैच हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल करवाया जाएगा जो कि 15 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो अगर आपने एनरोल नहीं किया है वहां जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा सीसैट बैच दोस्तों कल से ही शुरू होने वाला है, प्लीज इसको जाकर के चेकआउट कीजिए बिकॉज सीसैट भी काफी इंपॉर्टेंट और काफी मुश्किल अब हो चुका है। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, उसको जाकर के भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।